अपने आप को राजनीतिक विशेषज्ञ बताने वाला संगीत रोगी किस मानसिकता का है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डिबेट के दौरान ये संगीत रोगी महात्मा गांधी और नेहरू जी के बारे में अनाप बक रहा था और गोदी मीडिया एंकर चित्रा त्रिपाठी भी उसका जब साथ दे रही थी, तो फिर कैसे डिबेट में मौजूद अशोक पांडे और अरविंद मोहन दोनों ने मिलकर इन दोनों चाटुकारों की बिल्कुल तबले की तरह बिल्कुल बैंड बजा के रख दी। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी, मजा लीजिए आज। कई बार सावरकर को लेकर कई तरह की आलोचनाएं हम लगातार सुनते हुए चले आ रहे हैं। गांधी, नेहरू, सावरकर ये एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के धुर विरोधी, जैसा कि एक माहौल वर्तमान में क्रिएट किया जा रहा है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। भारत की जो पूरी आजादी चल रही थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसकी दो धाराएं थी। एक धारा थी जिसका प्रतिनिधित्व गांधी और नेहरू करते हैं, और वो धारा जो थी वो सबको साथ लेकर चलने वाली धारा थी, सर्वधर्म समभाव की धारा थी, अहिंसा की धारा थी, ये सारा कुछ। दरअसल सावरकर दूसरी धारा के भी प्रतिनिधि नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि काला पानी से निकलने के बाद आजादी की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है। 1937 में जब वो आजाद होते हैं तो वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, और 37 से लेकर 47 तक आजादी की लड़ाई में उनका कोई हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसी समय एक दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया वो डेवलप कर रहे थे, जो हिंदुत्व के माध्यम से हमारे सामने आता है। और वो जो हिंदुत्व का पूरा कंसेप्ट था वो नस्ली राष्ट्रवाद का था, नस्ल पे आधारित जो राष्ट्रवाद होता है उस नस्ली राष्ट्रवाद का था। और ये आप कहीं ना कहीं कह सकती हैं कि जर्मनी में जिस तरह का राष्ट्रवाद था या इजराइल में जिस तरह का राष्ट्रवाद है, एक नस्ल एक राष्ट्र का मामला वहां से निकलता था। तो इनको साफ तो हम कहीं से नहीं कह सकते हैं, धुर विरोधी जरूर कह सकते हैं। मतलब सावरकर की कोई भूमिका देश की आजादी में आप नहीं मानते हैं? नहीं। दो सावरकर हैं, एक जेल में जाने से पहले और एक माफिया मांगकर जेल से रिहा होने के बाद। जो पहले सावरकर हैं वो मेरे लिए भी सम्माननीय है, वो हर भारतीय के लिए सम्माननीय है। लेकिन दुर्भाग्य से जो दूसरे सावरकर हैं जो जेल से बाहर निकल के आते हैं, उनकी आजादी में तो भूमिका छोड़ दीजिए, और उनकी देश के धार्मिक ध्रुवीकरण में वैसी ही भूमिका है जैसी मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका थी। यू आर राइट ब्रो। संगीत रागी जी, आप लोग सावरकर को जिस रूप में लेकर चलते हैं और वर्तमान में भी उसके नाम पर वोट की पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। अशोक जी कह रहे हैं कि वो सावरकर जो जेल गए और माफी मांगकर जो बाहर आए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहा। देखिए, गांधी का और नेहरू का विश्लेषण जो है इस देश में अतिरंजना का शिकार है, और सावरकर का विश्लेषण जो है वो घृणा और हिंसा का शिकार हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं वैचारिक हिंसा, जिसमें वैचारिक दरिद्रता भी दिखती है। अच्छा, सावरकर एक वैचारिक हिंसा के शिकार रहने, और जो कोई भी सावरकर से ठीक से पढ़ा है वो अच्छी तरीके से जानता है कि सावरकर के प्रति जो घृणा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम रिलेशन को लेकर के उनको है। गांधी चाहते थे, गांधी की ऐसी राय थी और उनका विश्लेषण था कि जब तक हिंदू और मुसलमान दोनों साथ नहीं आते हैं तब तक स्वतंत्रता नहीं जीती जा सकती है, और स्वतंत्रता की लड़ाई हम यदि लड़ भी लेते हैं तो वी विल हैव टू पे ए हेवी कॉस्ट। सावरकर इससे ठीक उलट थे। सावरकर का कहना था, और जो मैं सही भी मानता हूं, विथ मुस्लिम, विदाउट मुस्लिम एंड इन स्पाइट ऑफ मुस्लिम। यदि मुसलमान साथ हो तो, मुसलमान साथ नहीं हो तो, और मुसलमानों के बावजूद यदि हिंदू समाज संगठित होगा तो हम स्वतंत्रता की लड़ाई जीत सकते हैं। गांधी ने हिंदू और मुसलमानों को साथ लाने के लिए इस देश की वैचारिक पृष्ठभूमि का सत्यानाश कर दिया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा, ये अश्लील है ये लोडा। वही गांधी जब सावरकर की तारीफ किए एक बार, तो आप लोग कई बार उसको गिनाते हैं, और वही गांधी फिर आंखों में चुभते भी हैं। दो बातें और जोड़ देना चाहता हूं, फिर बाद में आएगी ये बात। हाँ। नेहरू का जेल, गांधी का जेल और सावरकर के जेल, दोनों में बड़ा अंतर है। जो समुद्र की लहरों से बात करके अपने नाखूनों से कविता लिखता हो, उस सावरकर की तुलना, उसके जेल की तुलना, यदि नेहरू को, ऐसा मैं मानता हूं, यदि नेहरू को एक महीना भी रख जाते तो पसीने छूट गए होते। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। हालांकि सवाल सावरकर पे था, गांधी नेहरू पे बात हुई और कहा गया कि सावरकर की जेल में और नेहरू की जेल में फर्क था। सावरकर के चुनाव में और नेहरू के चुनाव में भी फर्क था। सावरकर ने हिंसा चुनी थी, नेहरू ने अहिंसा चुनी थी। दूसरी बात, सावरकर अकेले उस जेल में नहीं थे। जिस समय सावरकर उस जेल में थे, सैकड़ों और लोग उस जेल में थे। जिस समय सावरकर उस जेल में थे, बहुत सारे लोग उस जेल में लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। इस देश में क्रांतिकारियों ने जब चुना हिंसा का रास्ता, तो फांसी का फंदा हंसते हंसते चुना। तुलना करने के लिए वो नहीं बैठे थे कि उनको कैसी जेल हुई और मुझे कैसी जेल हुई। माफी किसी ने 6 बार नहीं मांगी। रहा सवाल आजादी का कि विद मुस्लिम, विदाउट मुस्लिम, अरे भाई नो आजादी।
1941 की बात हो गई, 40 की बात हो गई, 42 की बात गोल कर दी गई। 42 में जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो सावरकर जी अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवा रहे थे। 1942 से लेकर 1946 तक अंग्रेजों के बाएं दाएं हाथ कौन थे? बाएं हाथ थे जिन्ना और दाएं हाथ थे सावरकर। सहलेंगे थोड़ा सा। नहीं, चित्रा जी देखिए, अगर आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं लगातार बीच में डिस्टर्ब करना शुरू करूंगा और आपको समझ में आ गया होगा आवाज मेरी भी बहुत ऊंची है। चित्रा जी मैं इसका उत्तर जरूर। मैंने अभी बात पूरी नहीं की, मैंने शांति से आपको सुना है, सुनिए आप। मैंने आपसे नहीं बोला है, मैं इनसे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं भी उन्हीं से बोल आप रहा हूँ। अपना धैर्य रखिए, अपना तेवर कम कीजिए। तेवर तो यही रहेगा, स्टूडियो वाला तेवर तो कम नहीं होगा। पता है तेवर कोई दिक्कत नहीं है, तेवर तो यही रहेगा। मुझे तेवर मुझे स्टूडियो का दंगल यहाँ पर नहीं करेंगे, ये साहित्य का मंच है। हाँ, इनको समझा दीजिए कि अपना तेवर थोड़ा ढीला रखें। ठीक है, आराम से आराम से आराम से। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा, ऐसा करेंगे तो। माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू का एक माफीनामा नहीं था, कोई मुझे यहाँ जितने लोग। मैं देखिए, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मैं जब रिसर्च निकाल रही थी उस समय मेरे सामने है साल 1923 में नाभा रियासत में एक सेकंड रुक जाओ, बस अब पढ़ तो लेने दीजिए, पहले पढ़ लेने दीजिए। नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी। तब नेहरू ने भी कभी भी नाभा रियासत में वो प्रवेश नहीं करेंगे, उन्होंने माफीनामा लिखा और फिर अपनी सजा 2 हफ्ते के भीतर मजेदार बात यह है और रिहा भी हो गया। 30 सेकंड मुझे आप देंगे, आप की भाषा में बोल रहा हूँ। रुक, तेरे को बताते तेरी। नाभा घटना का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, नंबर 1। दूसरा, नाभा में ये पहला ही तथ्य गलत था, कोई औपनिवेशिक शासक नहीं था, रियासती शासक था। तीसरी बात, नाभा में माफी मांगने की बात नेहरू ने खुद लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि एक माफीनामा लिख देते हैं। नेहरू इतना नाराज हुए कि उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा कि इस तरह के किसी माफीनामे की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, तो मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए, मुझे वो माफीनामा किसी कहीं दिखा दे। नहीं, मैं उधर वालों कह रहा हूं, मैं कोई दिखा दे, कहीं दिखा दे। मैं तो 10 साल से मांग रहा हूं, कोई दिखा दे एक बार। मैं कोई जल्दीबाजी में बात नहीं कर रहा हूं। मतलब तो नेहरू ने कोई माफीनामा, नेहरू ने जिंदगी में कभी कोई कहीं माफीनामा नहीं मांगा। ये हुई ना बात। चित्रा जी, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो गांधी की देन थी, गांधी के फ्रस्ट्रेशन की आवाज थी। हक दिया। जो लोग कहते हैं देश के राष्ट्रपिता हैं, उनको गांधी का हिंद स्वराज पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहने से पहले हिंद स्वराज जरूर पढ़ा होगा। सुन लीजिए, देखिए यही बदतमीजी है। आराम से सर, ठीक है ठीक है ठीक है। जिनको बीच में इंटरफेयर करने की, आपने ये बीच में बदतमीजी करने की संस्कार जो है वो मुझे नहीं मालूम है कि नेहरू की तरफ से आया है या कहां से आया है। तो इस बदतमीजी की शुरुआत आपने की थी, मेरे पिछली बात में बीच में बोल। ठीक है, गांधी ने रिलीजियस इस्लाम को, जो एक रेडिकल इस्लाम था, जो दुनिया में आज भी नफरत पैदा करता है, उसको रिलीजियस हिंदुइज्म से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। सावरकर ने उस रिलीजियस इस्लाम को, उस रिलीजियस और पॉलिटिकल इस्लाम को पॉलिटिकल हिंदुत्व से काउंटर करने की कोशिश की। यही बात जो है अंबेडकर ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता हो नहीं सकती क्योंकि थियोलॉजी ऑफ इस्लाम डजंट परमिट इट। ठीक है, उसी किताब के, जिस किताब की बात हो रही थी, उसके अंत में वही डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो इस देश के दलितों के लिए वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। देखिए, गांधी से बचना मुश्किल है और राष्ट्रपिता को आप कहिए कि मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता तो मत मानिए, उससे राष्ट्रपिता का बहुत कुछ बिगड़ता नहीं। अरविंद जी, मैंने इसलिए कहा कि गांधी हिंद स्वराज में लिखते हैं। टोकने पर बदतमीज कह रहा था और पहले वाक्य के बाद ही टोका जा रहा है। अभी ये बोल रहे हैं, इनको गांधी समझ में आ जाए तो मेरे लिए गंगा नहाना हो जाएगा। गजब बेइज्जती है। और 42 में जो लोग अंग्रेजों की फौज में खड़े थे, कम्युनिस्ट लोग, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, जितने फंडामेंटलिस्ट ग्रुप हैं, वो एमएन राय, सारे रियासत, सारी जमींदारी, सारे लोग 42 में जिस लाइन लगा के खड़े थे, वो लोग आज गांधी पे सवाल उठा रहे हैं और वो देश की आजादी और राष्ट्रीय एकता के सबसे चैंपियन बने हुए हैं लोग। आप कहते हैं गांधी ओवररेटेड हैं। गांधी लोगों ने पढ़ा ही नहीं है और गांधी को समझा ही नहीं, गांधीवादियों ने भी नहीं समझा है। गांधी जब सावरकर की तारीफ करते हैं तो फिर उसका जिक्र क्यों नहीं उस तरह से दूसरे पक्ष की ओर से लिया जाता है? रुको जरा, सबर करो। गांधी जी के पास सावरकर के छोटे भाई गए थे, उन्होंने कहा कि सावरकर जी को इतने लंबे समय से जेल है, और जब वो हुआ, प्रोक्लेमेशन हुआ, शाही प्रोक्लेमेशन हुआ और उसमें सावरकर नहीं छूटे, तो गांधी ने अपने अखबार में बाकायदा पत्र लिखा, इस बात को लेख की तरह लिखा कि सावरकर और उनके भाई को भी छोड़ा जाना चाहिए। एक तो इसको गांधी की महानता की तरह स्वीकार करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस समय तक गांधी को नहीं पता था कि 5 माफीनामे ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। आखिरी बात यह कि कभी सावरकर ने गांधी की इस बात के लिए तारीफ की कि मेरे विचार के एकदम विरोधी होने के बावजूद इन्होंने मेरे लिए बाकायदा लेख लिखा।
सवाल यहाँ है, कहा गया कि गांधी जी कलकत्ता नहीं गए, गांधी जी नोआखली गए थे, फिर कलकत्ता गए थे, सब ठीक है। सावरकर जी क्या कर रहे थे, वो क्यों नहीं गए? वो बंबई के अपने हिंदुओं का संगठन कर रहे थे। लीजिए, बंबई के सावरकर निवास से बाहर नहीं निकल रहे थे पूरे दंगे के टाइम में। सावरकर निवास से बाहर नहीं निकले। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। आपने जितने झूठ बोले उससे बड़ा झूठ तो हो ही नहीं सकता। सुनिए सुनिए सुनिए, बात सुनिए, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। सुनिए, 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं और पहले भाषण में कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, यहाँ दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल इससे बड़ा कोई झूठा और बेवकूफी बड़ा कोई नहीं हो सकता है। सुनिए, यहाँ लोग बैठे इनसे बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर सावरकर के सारे भाषण 1937 को अहमदाबाद में दिया हुआ उनका पहला भाषण निकालकर पढ़ लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा झूठ कौन बोल रहा है और गलत कौन बोल रहा है। यू आर अनएजुकेटेड, यू आर इडियट सर, बेसिकली। बदलते वक्त के साथ यकीनन वीर सावरकर को हम जैसे अपनाएं, महात्मा गांधी को हम जैसे अपनाएं या पंडित जवाहरलाल चित्रा मिसकोटिंग इज ए मैट्रिक्स ऑफ अनएजुकेटेड मैन। जो गलत तरीके से मेट्रो कोट करता है वो स्पीकिंग व्हाइट लाइज is something which only idiots do. आई थिंक आपने अपनी माँ के गर्भ से ही गाली सुन कर आए थे क्या? नहीं, आप शायद पैदा होने के बाद पहला शब्द आपने गाली का ही दिया था। चर्चा में शामिल होने के लिए समस्या केवल इतिहास से नहीं है। इतिहास इस तरह से केवल सत्ता के दम पर बदला जाता है और वो तब इतिहास नहीं होता। उम्मीद है आप इतनी सी बात को समझेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जब आप अपनी आर्थिक तबाही भूल सकते हैं तो हम समझ लेंगे कि आपको अपने इतिहास से भी प्यार नहीं है।